मैं एक ऐसी दुनिया में री-इनकॉर्नेट हो गया हूँ जहाँ हर किसी की शक्तियाँ जागती हैं, और वहाँ मैं पहला ऐसा इंसान बना हूँ जिसे भगवानों ने श्राप दिया है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने यूं ही मजे मजे में एक वाली क्लास द अनडेड कैलेमिटी को लात मार दी, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि ये भगवान वगैरह कुछ नहीं, बस राक्षस हैं। अब सब मुझे महामूर्ख समझ रहे हैं, यहाँ तक कि यान, जो स्कूल की सबसे सुंदर लड़की है और जिसे मैं डेट कर रहा हूँ, वो भी मुझसे ब्रेकअप करना चाहती है। लेकिन कोई नहीं जानता कि मैंने दुनिया की इकलौती और सबसे गुप्त क्लास को जगाया है, द गॉड फोरसेकन। अभी मैं अवेकनिंग स्टेज पर खड़ा हूँ और पूरी तरह कंफ्यूज्ड हूँ। मेरे सामने जो दिख रहा है वो स्कूल की किताबों में लिखी बातों से अलग है। किताबों के हिसाब से जब आप अपने दोनों हाथ उस प्राचीन पत्थर की शिला पर रखते हो तो एक दिव्य शक्ति सामने आती है। वो आपको अपना चेला चुनती है और एक क्लास देती है। उसके बाद आप उसके नाम पर राक्षसों का शिकार करते हो, उनकी आत्मा की आग उसे बलि चढ़ाते हो और बदले में आपको खतरनाक ताकत और स्किल्स मिलती हैं। लेकिन इस वक्त मेरे सामने एक नहीं बल्कि चार दिव्य शक्तियां खड़ी हैं। सबसे पहले जिसने मुझे क्लास ऑफर की वो सोने के आर्मर में लिपटी एक जंग की देवी है, जिसके हाथ में मंत्रों वाली एक भारी तलवार है। वो मुझे बड़ी हिकारत और घमंड से नीचे की तरफ देख रही है। अवेकनर, मैंने तुम्हारी मेहनत और लगन को देख लिया है, मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें एक योद्धा की शान दूंगी। तभी वो प्राचीन पत्थर की शिला हल्की ग्रे रोशनी से चमकती है और हवा में एक टूटी हुई भारी तलवार दिखने लगती है। ये टूटी तलवार सबसे घटिया क्लास की निशानी है, एक वॉरियर। ये देखते ही पूरी अवेकनिंग सेरेमनी में हंगामा मच गया। हा, इतना पढ़ने लिखने का क्या फायदा हुआ? आखिर में मिली तो एक कचरा क्लास ही ना। स्कूल में टॉप करने का क्या फायदा? लोग बिना किसी शर्म के मेरा मजाक उड़ाने लगे। उसी समय मेरे सामने एक टेक्स्ट लिखा हुआ आया। ऑप्शन 1, वॉर गॉडेस के पीछे जाओ और क्लास वॉरियर बनो। बेस स्किल चेन थ्रस्ट, इननेट स्किल कोई नहीं। मैंने अपनी आंखें सिकोड़ी, बस इतना ही। ये घमंडी वॉर गॉडेस कह रही है कि इसने मेरी लगन को महसूस किया है और बदले में मुझे क्या दे रही है? तोप का चारा बनने वाली एक क्लास। मैंने बिना सोचे समझे अपना सिर न में हिला दिया। फिर मैंने अपनी नजर दूसरी दिव्य शक्ति पर डाली। वो काले कपड़ों में लिपटी हुई थी और उससे दम घोटने वाली कातिलाना महक आ रही थी। वॉर गॉडेस को मना करता देख ये वाली शक्ति मन ही मन खुश लग रही थी। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। सही फैसला है समझदार अवेकनर, आओ मेरे साथ चलो। एक ऐसी तलवार बनो जो खाली शून्य को भी चीर दे। पलक झपकते ही हवा में काली रोशनी कौंधी। एक काली तलवार सीधे मेरी गर्दन पर आकर टिक गई। ऑप्शन 2, वॉइड स्पिरिट के नौकर बनो और क्लास शैडो असैसिन पाओ। बेस स्किल्स वॉइड इरेजर शैडो वेल, इननेट स्किल शैडो किल। उसी पल वो प्राचीन पत्थर गहरे बैंगनी रंग की तेज रोशनी से चमक उठा। एक और तलवार शून्य को चीरते हुए सामने आई और उसकी काली चमक ने उस पुरानी टूटी हुई ग्रे तलवार को पल भर में निगल लिया। जो भीड़ अभी तक बकबक कर रही थी वहां सन्नाटा छा गया। सब के सब दंग रह गए। फिर उस सन्नाटे को चीरते हुए कोई धीरे से बुदबुदाया, भाई एक ही बंदे के लिए दूसरी क्लास कैसे आ सकती है? बाओ, जिसके चेहरे पर अभी तक एक कमीनी मुस्कान थी, गुस्से के मारे पीला पड़ गया। वो अपनी सीट से उठकर चिल्लाया, एक ही इंसान दो क्लासेस कैसे जगा सकता है? प्रिंसिपल लिन ने टेबल पर हाथ पटका और एक्साइटमेंट के मारे उछल पड़े। उनका चेहरा लाल हो चुका था। यही तो बात है लड़के, ये पक्का एक क्लास है। उन्होंने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी पढ़ाई लिखाई में बिता दी थी, पर कभी किसी को एक साथ 2 क्लासेस जगाते नहीं देखा था। लेकिन उन्हें अच्छे से पता था कि एक साथ कई दिव्य शक्तियों द्वारा चुने जाने का क्या मतलब होता है। उस रोशनी के बीच खड़े होकर मैंने फिर से अपना सिरना में हिला दिया। एक कॉम्बैट क्लास शैडो असैसिन। दुनिया की किसी भी असैसिन क्लास से तुलना कर लो, ये सबसे बेस्ट में से एक है। लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं थी। अभी 2 और दिव्य शक्तियां लाइन में इंतजार कर रही थीं। काले कपड़े पहने वो वॉइड स्पिरिट गुस्से के मारे कांप रहा था, पर वो कुछ कर नहीं सकता था। तभी उस वॉइड स्पिरिट ने चुपके से तीसरी दिव्य शक्ति की तरफ देखा और उसकी उस एक झलक में मैंने कुछ नोटिस किया, सच्चा डर और इज्जत। वो तीसरी दिव्य शक्ति एक बूढ़ा आदमी है जिसके हाथ में हड्डियों का एक स्टाफ है और उसके ऊपरी हिस्से से हल्की नीली लपटें निकल रही हैं। उस बूढ़े के अंदर एक ऐसा रौब है जिसे किसी को डराने के लिए गुस्से की जरूरत नहीं है। वो अपनी नजर मेरी तरफ घुमाता है। अवेकनर, मैं मौत का देवता हूँ, मेरे सामने घुटने टेको और मैं तुम्हें जिंदगी और मौत पर राज करने की ताकत दूंगा। बड़े धांसू बोल हैं, मुझे पसंद आया। मैंने मन ही मन सोचा, ये तो साफ है कि इन भगवानों के बीच भी ऊंच नीच का एक सिस्टम बना हुआ है। अगले ही सेकंड मेरे सामने प्राचीन सफेद रंग का टेक्स्ट उभर कर आता है। ऑप्शन 3, डेथ गॉड के सामने सरेंडर करो और क्लास अनडेड कैलेमिटी पाओ। बेस स्किल्स अनडेड समन, बोन डिकॉय, इननेट स्किल हेराल्ड ऑफ द डेथ गॉड। जितने चाहो उतने अनडेड नौकर समन कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। पलक झपकते ही वो प्राचीन पत्थर की शिला नारंगी रंग की तेज रोशनी से भभक उठती है, जो सीधे आसमान को चीरती हुई ऊपर जाती है। पूरे रैबिट किंगडम के ऊपर का आसमान ऐसे काला पड़ जाता है जैसे सूर्य ग्रहण लग गया हो। मैंने ऊपर देखा तो अरबों की तादाद में अनडेड सेना आसमान में टिड्डियों के झुंड की तरह मंडरा रही थी।
विशालकाय अनडेड मॉन्स्टर्स, पलक झपकते गायब होने वाले अनडेड असैसिन और हड्डियों वाले घोड़ों पर सवार अनडेड वॉरलॉर्ड्स। ये नज़ारा एकदम तबाही जैसा था, और ये सिर्फ एक शहर की बात नहीं थी। पूरा रैबिट किंगडम इस खौफनाक नज़ारे को देख रहा था। पूरे देश में हर जगह इमरजेंसी न्यूज़ ब्रॉडकास्ट चलने लगे। रिपोर्टर लू ने अपने हाथ में माइक को कसकर पकड़ा हुआ था और उनकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। कृपया शांति बनाए रखें नागरिकों, ये कंफर्म हो चुका है कि ये नज़ारा हमारे ही देश के एक अवेकनर की वजह से हुआ है। उसी समय वुल्फ्स डेन नाम के एक सीक्रेट मिलिट्री बेस के अंदर ट्रेडिशनल कपड़े पहने एक सफ़ेद बालों वाले बुजुर्ग लोहे जैसी ठंडी आंखों से उस तबाही वाले आसमान को देख रहे थे। एल्डर चेन, शुक्र है कि आपने फुर्ती दिखाई और इस नज़ारे को काबू में कर लिया, वरना दूसरे देशों को अब तक पता चल जाता आखिर ये चेन कौन है और उसने इतनी खौफनाक चीज को कैसे ट्रिगर कर दिया। उन सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने धीरे से अपना सिर हिलाया। मैंने पहले ही लोगों को जांच के लिए भेज दिया है। जो कोई भी ये इंसान है, हम सबसे पहले उसे अपनी सुरक्षा में लेंगे। वहाँ सेरेमनी में मीडिया पूरी तरह पागल हो चुकी थी। एक के बाद एक कैमरे उस स्टेज के ऊपर मंडराते काले बादलों पर फोकस कर रहे थे। मैं, जो अभी भी सेरेमनी के अंदर ही था, मुझे बाहर मचे इस तहलके का कोई अंदाजा नहीं था। मैं उस बूढ़े को घूर रहा था जो खुद को मौत का देवता कह रहा था, और मैं थोड़ा हिचकिचाया। अवेकनर्स का इतिहास मैंने घोट कर पिया हुआ था, इसलिए मैं किसी से भी बेहतर जानता था। रैबिट किंगडम के आखिरी वाले अनडेड मेज ने पहले ही आसमान छू लिया था, तो इस हिसाब से कि अनडेड कैलेमिटी को चुनने का मतलब था सीधे गॉड लेवल की शुरुआत। इतिहास में नाम पक्का होना तय था, और फिर भी मैंने एक बार फिर अपना सिरनामे हिला दिया। मैं उस आखिरी दिव्य शक्ति को देखना चाहता था। वो आखिरी वाली शक्ति किसी भगवान जैसी कम और एक आम इंसान जैसी ज्यादा लग रही थी। उसका पूरा शरीर चोट के निशानों से भरा था, बिखरे हुए काले बाल, खून जैसी लाल आंखें, और उसके हाथ में कुछ नहीं था, बस एक बुझती हुई मशाल थी। पहले की 3 शक्तियों के उस भारी भरकम रौब के सामने ये चौथी दिव्य शक्ति किसी भिखारी जैसी लग रही थी। लेकिन जैसे ही उस भिखारी ने बोलना शुरू किया, मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। क्या तुम भी ब्लू स्टार से आए एक ट्रांसमाइग्रेटर हो? मेरा दिमाग जैसे सुन्न हो गया। मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, मैं ब्लू स्टार से आया हूँ। ये एक ऐसा राज था जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया था, यहाँ तक कि इससे पहले कि वो 3 दिव्य शक्तियाँ भी मेरे इस सच को नहीं पकड़ पाई थीं। पर ये शख्स जो सड़क के किसी भिखारी जैसा दिख रहा है, उसने पल भर में मुझे पहचान लिया। इसका क्या मतलब है? क्या ये दिव्य शक्ति भी ब्लू स्टार से आई कोई ट्रांसमाइग्रेटर है? इससे पहले कि मैं सदमे से अपनी फटी आंखों के साथ कुछ पूछ पाता, उस फटेहाल शख्स ने बड़ी जल्दी में कहा, इनमें से किसी भी भगवान के पीछे मत जाना। ये सब भगवानों की एक साजिश है। हम सब उनके खेल के मोहरे हैं। सिर्फ बलि का बकरा। भगवानों को भी मारा जा सकता है और हम खुद भी भगवान बन सकते हैं। उसकी बात अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई थी कि उस फटे हाल शख्स का शरीर ऐसे गायब होने लगा जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उस पर हमला कर दिया हो। मेरे दिमाग में सवालों का बाढ़ आ गया था, लेकिन पूछने का समय ही नहीं बचा था उनमें से कोई भी सवाल पूछने का। तभी मेरी आंखों के सामने एक टेक्स्ट उभर कर आता है। ऑप्शन 4, भगवानों के आशीर्वाद को लात मार दो और एक ऐसा इंसान बनो जिसे सारी दिव्य शक्तियों ने त्याग दिया हो। क्लास गॉड फॉर सेकंड, बेस स्किल कोई नहीं, शुरुआती इननेट ट्रेट फ्रैक्चर्ड डिविनिटी। भले ही ये टूटी हुई है, फिर भी ये बलि स्वीकार कर सकती है। गॉड फॉर सेकंड जिस भी मॉन्स्टर को मारेगा, उसकी आत्मा की आग खुद को ऑफर कर सकता है और उनकी खूबियां खुद के नाम कर सकता है। जैसे ही ये ऑप्शन सामने आया, मैंने एक बेहद खौफनाक चीज नोटिस की। उन तीनों दिव्य शक्तियों के सिर के ऊपर गहरे लाल रंग के हेल्थ बार दिखने लगे, जिनकी वैल्यू खरबों में जा रही थी। उसी पल मेरा पूरा नजरिया ही बदल गया। भगवानों के भी हेल्थ बार होते हैं और इंसान भी भगवान बन सकते हैं। मेरे अंदर डर और हैरानी की एक लहर दौड़ गई और मेरे हाथ हल्के से कांपने लगे। उस पल मुझे फ्रैक्चर्ड डिविनिटी की असली कीमत समझ आई। आमतौर पर सिर्फ भगवानों को ही बलि चढ़ाई जाती है। एक अवेकनर को मॉन्स्टर्स को मारना होता है और उनकी आत्मा की आग अपने चुने हुए भगवान को देनी होती है। तभी जाकर बदले में उसे स्किल्स, आगे के प्रमोशंस और दूसरे इनाम मिलते हैं। लेकिन एक टूटी हुई दिव्यता भी आखिर होती तो दिव्यता ही है। इसका मतलब था कि इस दिव्यता के होने से मैं सीधे भगवानों की बराबरी पर आ खड़ा हुआ था। मैं खुद सीधे बलि स्वीकार कर सकता हूँ। मैं जिस भी मॉन्स्टर को मारूंगा उसकी हर खूबी मेरी हो जाएगी। हाँ, शुरुआत में ये क्लास एकदम खाली स्लेट जैसी है, लेकिन इसके आगे बढ़ने की कोई सीमा नहीं है। मैं खुद एक असली भगवान भी बन सकता हूँ। अब इसकी तुलना उन पहले 3 भगवानों के ऑफर्स से करो। घमंडी और कंजूस। एक मुझे ऐसे फुसला रहा था जैसे शिकारी शिकार को फंसाता है, और एक सीधे घुटने टेकने को कह रहा था। चेला, नौकर, सरेंडर, एक भी शब्द में असली इज्जत नहीं थी। शायद इन भगवानों के लिए इंसान सिर्फ कीड़े मकोड़े हैं जिनसे ये मजे लेते हैं। वहाँ मेन स्टेज पर रैबिट किंगडम के 4 बड़े गिल्ड्स के गिल्ड मास्टर्स लियोन, जेन, शियाओ और मोंग सब के सब प्रिंसिपल लिंड को घेर कर खड़े थे। प्रिंसिपल को अपनी जिंदगी में कभी इतना भाव नहीं मिला था। वो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे और बत्तीसी दिखा रहे थे। चिन्ह,
हमारे स्कूल का सबसे होनहार स्टूडेंट है, हमारे सबसे बेहतरीन ग्रेजुएट्स में से एक है। लेकिन उनकी बात के बीच में ही आसमान में फैली वो खौफनाक अनडेड सेना धीरे धीरे गायब होने लगी। तभी उस प्राचीन पत्थर से रोशनी का एक और खंभा फूटा। चौथी क्लास। ब्लैक ईगल गिल्ड के मास्टर मॉन्ग ने यकीन न करते हुए अपना सिर हिलाया। सच में ऐसा कभी नहीं सुना गया। हालांकि इसे देखकर लगता है कि ये ज्यादा से ज्यादा की होगी। सबकी नजरें उस प्राचीन पत्थर की शिला पर टिक गईं। जैसे ही रोशनी का चौथा खंभा आसमान की तरफ लपका, एक कबाड़ सी मशाल का सिंबल उस शिला पर आ गया। अलग अलग रंगों के रोशनी के 4 खंभे मेरे चारों तरफ घूम रहे थे, लेकिन कोई भी देखकर बता सकता था। नारंगी रंग का खंभा सबसे ज्यादा चमक रहा था कि अनडेड कैलेमिटी ही साफ तौर पर सबसे बेस्ट चॉइस थी। प्रिंसिपल लिन ने कहा, चिन सही फैसला ही करेगा, है ना? ड्रिफ्टिंग क्लाउड गिल्ड की तेज तर्रार और खूबसूरत मास्टर शियाओ खुद को परेशान होने से नहीं रोक पाई। प्रिंसिपल लिन ने मुस्कुराते हुए भरोसा दिया, आप लोग बेफिक्र रहिए गिल्ड मास्टर्स, हमारे स्कूल का करियर गाइडेंस प्रोग्राम हमेशा से। पर उनकी बात उनके मुंह में ही रह गई। जैसे ही उन्होंने अवेकनिंग स्टेज पर मुझे आखिरकार अपना फैसला लेते देखा, शिला के ऊपर के वो चारों रोशनी के खंभे लगभग एक साथ गायब हो गए। अब मेरे ऊपर सिर्फ एक ही सिंबल बचा था, एक ऐसी मशाल जो अपनी आखिरी सांसें गिन रही लौ के भरोसे टिकी थी। उसने मेरे चारों तरफ एक चक्कर लगाया और मेरी दोनों आंखों के बीच आकर समा गई। पूरे वेन्यू में हड़कंप मच गया। ऐसा नहीं हो सकता। प्रिंसिपल लिंड का चेहरा एकदम जम गया। चारों गिल्ड मास्टर्स स्टेज पर दंग रह गए। उन सबके चेहरे पर एक जैसा अविश्वास था। उसने सच में अनडेड कैलामिटी को छोड़ दिया। फिनिक्स फ्लेम गिल्ड के मास्टर लियोन ने अपना सिर हिलाया और आह भरी वो सोच रहे थे कि काश उस अवेकनिंग स्टेज पर उनकी जगह वो खुद खड़े होते। और अब प्रिंसिपल लिंड, जो अभी अभी परम आनंद से सीधे महातबाही के रोलर कोस्टर की सवारी करके आए थे, एक गुस्से से पागल सांड की तरह अवेकनिंग स्टेज की तरफ झपटे। चिन, अभी के अभी नीचे आओ। प्रिंसिपल लिंड अपने पूरे दम से चिल्लाए। डायरेक्टर जियांग, चिन का क्लास टीचर कौन है? उसे सही से करियर गाइडेंस नहीं दिया गया क्या? डायरेक्टर जियांग, जिन्हें अपनी पावर दिखाने का एक मौका मिल गया था, वो तुरंत घूमे और मिस टोंग पर बरस पड़े। डायरेक्टर जियांग और प्रिंसिपल दोनों की इस डांट फटकार के बाद भी मिस टोंग को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उन्हें पूरा भरोसा था कि चिन ने जो भी किया है उसके पीछे कोई न कोई वजह जरूर होगी। दूसरी तरफ इस पूरे ड्रामे ने मीडिया वालों को पूरी तरह पागल कर दिया था। लोगों को किसी को आसमान पर चढ़ाकर लीजेंड बनाना जितना पसंद है, उससे कहीं ज्यादा मजा उन्हें उस लीजेंड को नीचे गिराने में आता है। दर्शकों, सच कहूँ तो मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ये स्कूल, जो खुद को जियांगहाई सिटी का नंबर 1 स्कूल कहता है, यहाँ बेसिक करियर गाइडेंस तक नहीं दी जाती। हमारे देश ने अभी अभी एक का अवेकनर खो दिया है, एक अनडेड कैलेमिटी। इस तरह के नतीजे के लिए मुझे लगता है कि इस स्कूल का हर एक टीचर जिम्मेदार है। अब तक स्टेज पर मौजूद चारों गिल्ड मास्टर्स बस एक एक करके अपना सिर हिलाते हुए वहां से चुपचाप खिसक लिए, लेकिन हर कोई दुखी नहीं था। उसी बैच के बाओ और मिंग जैसे कुछ लड़के तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। कचरा तो हमेशा कचरा ही रहेगा। किस्मत खुद चलकर उसकी झोली में आई, फिर भी वो उसे संभाल नहीं पाया। बाओ ने आसमान की तरफ देखते हुए एक लंबी और राहत की सांस ली। अभी कुछ ही देर पहले तक उसे डर लग रहा था कि वो अपनी पूरी जिंदगी चिन के साए में ही बिता देगा। यहाँ अवेकनिंग स्टेज पर मुझे अभी कुछ समझने का मौका भी नहीं मिला था कि वो चारों दिव्य शक्तियाँ और वो नज़ारे गायब होने लगे। पलक झपकते ही आसपास का माहौल बदला और मैं टेलीपोर्ट होकर एक बिल्कुल अनजान जगह पर आ गया। तुरंत मेरे कानों में एक आवाज गूंजी, नए अवेकनर, तुमने ट्रायल टावर में एंट्री कर ली है। नए अवेकन हुए लोगों के लिए ये आखिरी टेस्ट है। असल मायने ये रखता है कि आप कितनी जल्दी अपनी क्लास को समझते हैं और उसकी ताकत को आखिरी लिमिट तक ले जा पाते हैं। मैंने जल्दी से अपने आसपास का जायजा लिया। मैं एक बहुत पुराने जंगल में खड़ा था। ये पक्का ट्रायल टावर की पहली मंजिल थी। इसकी हर मंजिल अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। जब मैं हर मंजिल के गार्जियन मॉन्स्टर्स को हराऊंगा, तभी अगली मंजिल पर जा पाऊंगा। मैंने अपना स्टेटस पैनल खोला। मेरी हर एक खूबी इतनी कम थी कि देखकर तरस आ जाए। यहाँ तक कि मुझे भी ये मानना पड़ा। मेरी चारों शुरुआती खूबियाँ वाइटैलिटी, स्ट्रेंथ, एजिलिटी और स्पिरिट, सब की सब सिर्फ 5-5 पॉइंट्स पर अटकी हुई थीं। हेल्थ, अटैक और डिफेंस, सब कुछ एक क्लास से भी बदतर थे। शुरुआत के नाम पर एक भी स्किल नहीं थी। मेरे पास सिर्फ एक ही शुरुआती खूबी थी, फ्रैक्चर्ड डिविनिटी। चलो कोई बात नहीं, मैंने अपनी आंखें सिकोड़ी और उसकी डिटेल पढ़ी। फ्रैक्चर्ड डिविनिटी, एक ऐसे इंसान की दिव्यता जिसे सारे भगवानों ने त्याग दिया हो। भले ही ये टूटी हुई है, फिर भी ये बलि स्वीकार कर सकती है। आत्मा की आग ऑफर करने से ये टूटी हुई दिव्यता धीरे धीरे वापस जुड़ने लगेगी। उम्मीद है कि मैंने गलत दांव न लगाया हो। तभी मेरे आसपास के जंगल से सरसराहट की आवाजें आने लगी। पहली मंजिल के गार्जियन मॉन्स्टर्स आ चुके थे। वो गोब्लिन्स थे, झुके हुए, पतली सूखी टहनियों जैसे हाथ पैर वाले अजीब से जीव। मैंने उन्हें तुरंत पहचान लिया। मॉन्स्टर्स की दुनिया में गोब्लिन सबसे कमजोर माने जाते हैं, लेकिन मेरे जैसी सिचुएशन में जहां ताकत बिल्कुल जीरो के बराबर थी,
मैं एक पल की भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने भाले पर अपनी पकड़ मजबूत की और सावधानी से कुछ कदम पीछे हटा। कुल मिलाकर 3 गोब्लिन्स थे। अगर उन्होंने मेरी इस हालत में मुझे घेर लिया तो मैं चंद सेकंड्स में मारा जाऊंगा। सामने वाले गोब्लिन ने सीधे मुझ पर लोहे की तलवार से वार किया। मैंने दोनों हाथों से भाला पकड़ा और पूरी सटीकता के साथ उसकी तलवार के वार को हवा में ही काट दिया। जैसे ही उसका बैलेंस बिगड़ा, मैंने वो खुरदरा लोहे का भाला सीधे उसकी छाती में दे मारा। गोब्लिन चीख उठा और नीचे गिर गया। मैं रुका नहीं। मैंने आगे बढ़कर भाले को घुमाया और एक के बाद एक 2 और वार किए। उसका हेल्थ बार आधे से नीचे आ गया। तभी बाकी के 2 गोब्लिन्स दोनों तरफ से मुझ पर झपटे। पीछे हटने के बजाय मैं आगे कूदा और मैंने अपना भाला पहले वाले गोब्लिन के आर पार कर दिया, जिससे उसकी बची कुची हेल्थ भी खत्म हो गई। वो धीरे से जमीन पर ढेर हो गया। अपने साथी को मरता देख बाकी के 2 गोब्लिन्स गुस्से से पागल हो गए और दोनों तरफ से मुझ पर तलवारें भांजने लगे। मैं बिल्कुल शांत रहा, सधे हुए कदमों से उनके वार से बचता रहा और अपने भाले से उनके हर हमले को रोकता रहा। वो मुझे छू तक नहीं पाए। मैंने उनके वार को रोका और लगातार जवाबी हमले किए और ठीक 5 मिनट बाद आखिरी गोब्लिन भी ढेर हो गया। उनके शरीरों से सफेद रोशनी की 3 धाराएं निकली और मेरे अंदर समा गईं। ये इतनी एक्सपीरियंस थी कि मेरा एक पूरा लेवल बढ़ गया। लेकिन जिस चीज ने मेरा ध्यान खींचा वो थे गोब्लिन्स के शव। उनमें से हर एक के ऊपर से हल्की टिमटिमाती लपटें उठने लगी थीं। ये सोल फ्लेम्स थीं। किसी मॉन्स्टर को मारो और उसकी सोल फ्लेम तुम्हारी हो जाती है। अपने चुने हुए भगवान को काफी सारी सोल फ्लेम्स ऑफर करो तो उनका आशीर्वाद मिलता है और नई स्किल्स, सेकंड एडवांसमेंट्स और थर्ड एडवांसमेंट्स मिलती हैं। सॉइल फ्लेम ऑफरिंग गोब्लिन। वो लपटें एक एक करके शवों से ऊपर उठीं और मेरे आसपास की हवा में घुल गईं। सॉइल फ्लेम ऑफरिंग कामयाब रही। ट्रेट हासिल हुई, सैवेज बॉन्ड। स्ट्रेंथ 10% बढ़ गई। हाँ, मेरे अंदर खुशी की एक लहर दौड़ गई। पूरे 100 पॉइंट्स स्ट्रेंथ के बढ़ गए। मेरा अटैक सीधे 135 पर पहुंच गया। तो ऐसा महसूस होता है जब खुद को बलि चढ़ाई जाती है। और ये तो सिर्फ एक टूटी हुई दिव्यता का कमाल था जो अभी से इतने तगड़े रिजल्ट दे रही थी। वो भगवान जिनकी दिव्यता पूरी तरह जुड़ चुकी है और जिन्हें हर दिन अरबों चेले बलि चढ़ाते हैं, उनकी ताकत कितनी भयानक होगी मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता। ये पहली मंजिल बहुत बड़ी थी। यहाँ सिर्फ कुछ गोब्लिन्स ही नहीं घूम रहे थे। अगली मंजिल पर जाने के लिए मुझे उनके लीडर को मारना था। मैंने भाला पकड़ा और जंगल के और अंदर चला गया। ज्यादा समय नहीं लगा और मुझे गोब्लिन्स का एक और झुंड दिख गया। लेकिन इस बार 135 के अटैक के साथ मैं उनके बीच तबाही मचाने वाले तूफान की तरह घूमा। एक बार एक खेल खत्म। मेरे सामने गोब्लिन्स के शवों का ढेर लग गया और सफेद रोशनी के रूप में एक्सपीरियंस मेरे शरीर में आने लगा। मेरा एक और लेवल बढ़ गया। तभी अचानक एक विशालकाय गोब्लिन ने एक भारी नुकीला गदा उठाया और उसे सीधे मुझ पर दे मारा। मैं घूमकर उसके वार से बचा और मेरे लोहे के भाले ने सीधे उसकी जांघ को चीर दिया, जिससे एक गहरा घाव हो गया। वो गोब्लिन चीफ दर्द के मारे चिल्ला उठा। मैं हल्के और फुर्तीले कदमों से उसके चारों तरफ चक्कर काटने लगा और एक के बाद एक जवाबी हमले किए। कुछ ही सेकंड्स में उसकी हेल्थ आधे से नीचे आ गई। तभी गोब्लिन चीफ की आंखें एकदम गहरी लाल हो गईं और वो पागल हो गया। उसका डैमेज बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वो आगे झुका और पंजों से मारते काटते हुए मुझ पर झपटा। लेकिन मैं यही तो चाहता था। मेरे पैर पलक झपकते ही साइड में हुए और मैंने भाला सीधे गोब्लिन चीफ के गले में उतार दिया। उसी पल एक बहुत बड़ा डैमेज नंबर स्क्रीन पर चमका और वो भारी भरकम गोब्लिन चीफ धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। शव के ऊपर सोल फ्लेम्स टिमटिमाने लगी। सोल फ्लेम ऑफरिंग गोब्लिन चीफ। मैंने भाले की नोक को उसके शरीर पर छुआया और तुरंत एक मैसेज आया। सोल फ्लेम ऑफरिंग कामयाब रही। स्किल हासिल हुई, फ्रेंजी। एक स्किल। आखिरकार मेरा दिल उछल पड़ा। फ्रेंजी। मैंने तुरंत अपना स्किल पैनल खोला। जो स्लॉट अभी कुछ देर पहले तक बिल्कुल खाली था, अब उसमें मेरी सबसे पहली स्किल चमक रही थी। फ्रेंजी का असर। ओर्क ब्लड लाइन की एक खास तकनीक। इसे चालू करने पर डैमेज और अटैक स्पीड 30% बढ़ जाती है। असर खत्म होने पर यूजर कमजोर हालत में आ जाता है और उसका डिफेंस 50% कम हो जाता है। अभी मेरे सीने में खुशी की एक छोटी सी लहर उठ ही रही थी कि मेरे सामने एक नया टेक्स्ट आया। इस स्किल को अपग्रेड करने के लिए 10 फ्लेम पॉइंट्स खर्च करें। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। अच्छा, तो फ्लेम पॉइंट्स इस काम आते हैं। आप हासिल की हुई स्किल्स को सच में अपग्रेड कर सकते हैं। मैंने वो 10 फ्लेम पॉइंट्स खर्च कर दिए। अपग्रेड पूरा हुआ। फ्रेंजी अब बॉइलिंग बीस्ट ब्लड में बदल चुकी थी। बॉइलिंग बीस्ट ब्लड का असर। ओर्क प्रजाति की एक हाई लेवल ब्लड लाइन तकनीक। चालू होने पर डैमेज और अटैक स्पीड 50% बढ़ जाती है। इसके बाद यूजर कुछ देर के लिए कमजोर हालत में आता है और डिफेंस सिर्फ 30% कम होता है। बोनस असर। इस स्किल के चालू रहने के दौरान हर एक किल इसका टाइम बढ़ा देगा। ट्रायल टावर के बाहर मिस टोंग बड़ी चिंता से मेरी लाइव फीड देख रही थीं। अंदर मेरे कान में एक नोटिफिकेशन गूंजा। बधाई हो, आपने ट्रायल टावर की पहली मंजिल के गार्जियन को हरा दिया है। दूसरी मंजिल पर ट्रांसफर किया जा रहा है। मेरी आंखों के सामने धुंधलापन छा गया और मैं टेलीपोर्ट होकर एक बहुत बड़ी घुप अंधेरी गुफा के अंदर आ गया। चारों तरफ सिर्फ पत्थरों की दीवारें और गीली मिट्टी थी।
ये पक्का ट्रायल टावर की दूसरी मंजिल थी। अजीब बात थी, इस वक्त मुझे कोई घबराहट नहीं हो रही थी, बल्कि मैं एक्साइटेड था। पहली मंजिल के गोब्लिन्स की बलि चढ़ाकर मुझे पहले ही बॉइलिंग बीस्ट ब्लड मिल चुका था। अब देखते हैं ये अगली मंजिल क्या सरप्राइज देती है। दूसरी मंजिल के मॉन्स्टर्स ने अपनी मौजूदगी का एहसास कराना शुरू कर दिया था। इस गुफा के घने अंधेरे में से अचानक जमीन फाड़कर काली बेलें बाहर निकलीं, कांटों जैसी नुकीली, जिन्हें देखकर ही रीढ़ में सिहरन दौड़ जाए। मैं तुरंत पीछे कूदा, भाला उठाया और पूरी ताकत से घुमाते हुए 2 बेलों को बीच से काट दिया। वो जमीन पर गिर पड़ी और अभी भी किसी जिंदा चीज की तरह छटपटा रही थीं। मैंने अपनी भवें सिकोड़ी, इनकी हेल्थ तो ना के बराबर थी, लेकिन अगले ही सेकंड मेरे आसपास की मिट्टी से और भी बहुत सारी बेलें बाहर आने लगीं। मैंने फुर्ती दिखाई। इससे पहले कि वो पूरी तरह बाहर आ पाती, मेरे भाले ने उन सबको काट गिराया। पर चक्कर ये था कि कटी हुई बेलें मिट्टी से दोबारा उगती जा रही थीं। मैं तुरंत माजरा समझ गया। इनकी हेल्थ कम है, ये बात सही है, पर इन्हें मारो तो इनकी जगह और आ जाती हैं। ये कभी खत्म नहीं होने वाला था। इसका पक्का कोई सोर्स या कोर होगा और उसे मारना ही इस खेल को खत्म करने का इकलौता तरीका था। मैंने भाला थामा और उस तरफ दौड़ लगा दी जहां जमीन सबसे ज्यादा हिलती हुई दिख रही थी, रास्ते में आने वाली हर चीज को काटते हुए। रास्ते भर अनगिनत बेलें जमीन से निकलती रहीं, पर मेरे फुर्तीले कदमों ने मुझे हर वार से बचाए रखा। करीब 7-8 सुरंगों से होते हुए निकलने के बाद गुफा के ठीक बीचों बीच एक बहुत बड़ी अजीब सी मुड़ी तुड़ी जड़ दिखाई दी। हर बेल घूम फिरकर इसी से जुड़ी थी। यही असली जड़ थी, और इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि उस जड़ के अंदर से एक इंसानी चेहरा उगा हुआ था। यही इसका कोड था। बिना एक पल भी गंवाए मैंने लोहे का भाला उठाया और पूरी ताकत से उस जड़ के ढेर में घोंप दिया। स्क्रीन पर एक डैमेज नंबर चमका और उस जड़ का हेल्थ बार सामने आ गया। अनडाइंग ट्री स्पिरिट, एलीट बॉस, हेल्थ 50,000, डेंजर लेवल हाई। उसका हेल्थ बार पूरे 50,000 पर खिंचा हुआ था। लेकिन सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाली बात इसके बाद आई। उस ट्री स्पिरिट के ऊपर एक हीलिंग नंबर दिखा, और जो डैमेज मैंने अभी अभी दिया था वो कुछ ही सेकंड्स में वापस रिकवर होने लगा। तो ये चाल थी इसकी। मैं अब इस मंजिल का खेल समझ गया था। इन बेलों का हमेशा के लिए खात्मा करने के लिए मुझे इस अनडाइंग ट्री स्पिरिट को मारना होगा। लेकिन एक तो इसका हेल्थ बार इतना भारी भरकम था, ऊपर से इसका रिफायदा यानी खुद को ठीक करने की ताकत 2 तरफा और खौफनाक थी। इसे जल्दी मारना तो नामुमकिन था, और ये मामला जितना खिंचता ये कोर उतनी ही ज्यादा बेलें पैदा करता जाता। ये मंजिल आपके असली डैमेज आउटपुट का टेस्ट ले रही थी। जो भी अवेकनर यहाँ तक पहुँचता वो इसे देखकर वहीं पर हार मान लेता। लेकिन मेरे लिए इस वक्त ये ऐसी जंग नहीं थी जिसे जीता न जा सके। ट्रायल टावर के बाहर प्रिंसिपल लिंड के माथे पर गहरे बल पड़े हुए थे। सत्यानाश हो, आखिर इस साल का ट्रायल टावर किसने डिजाइन किया है? जिन अवेकनर्स ने पहली मंजिल पार की थी उन्हें 3 एस रैंक अवेकनर्स लीड कर रहे थे, बाओ, मिंग और यान। बाओ ने अपनी एस रैंक मीली क्लास कॉइलिंग ड्रैगन मॉन्क के साथ तुरंत अपना स्टाफ घुमाया और कुछ ही सेकंड्स में बेलों के परखच्चे उड़ा दिए। चलो बढ़िया है, कम से कम ये मंजिल अभी तो काबू में लग रही है। प्रिंसिपल लिंड ने राहत की सांस ली ही थी कि कैमरे के फ्रेम में वो विशालकाय कोर वाली जड़ आ गई। जितने भी लोग देख रहे थे उन सबकी एक साथ चीख निकल गई। अरे नहीं, क्या ये अनडाइंग ट्री स्पिरिट है? एक 10वें लेवल का अवेकनर भी इसे नीचे गिराने में पसीने छोड़ देगा। वहीं दूसरी तरफ खड़ी मिस टोंग बड़ी बारीकी से मेरी लाइव फीड देख रही थी। मेरी मूवमेंट पहली मंजिल के मुकाबले दोगुनी तेज लग रही थी। ये कैसे मुमकिन था? इधर मैं पहले ही ट्री स्पिरिट के कोर पर ताबड़तोड़ हमले बोल चुका था। बॉइलिंग बीस्ट ब्लड चालू होने की वजह से मेरी अटैक पावर और स्पीड दोनों बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। ट्री स्पिरिट की उस जादुई हीलिंग के बाद भी मैं हर हिट पर 70 पॉइंटों से ज्यादा का असरदार डैमेज दे पा रहा था। 50,000 हेल्थ थी तो क्या हुआ? ये ऐसा नहीं था जिसे खत्म न किया जा सके। वैसे इस अनडाइंग ट्री स्पिरिट को मारना सिर्फ अंधाधुंध हमले करने जितना आसान नहीं था। कांटों से भरी बेलें हर सेकंड जमीन से फूट रही थीं, और अगर मैंने उन्हें जल्दी नहीं काटा तो वो इकट्ठा होकर मुझे दबोच लेंगी। पर जैसे ही मैं अपने हमले रोकता, उन पर ध्यान लगाने के लिए कोर पर होने वाला मेरा लगातार डैमेज रुक जाता है। इस मंजिल के डिजाइनर ने यही जाल बिछाया था, लेकिन मेरे लिए ये बेलें असल में बॉइलिंग बीस्ट ब्लड को रीसेट करने का जरिया थीं। मैं ट्री स्पिरिट के कोर पर लगातार वार करता रहा, और जैसे ही कोई बेल उगती उसे तुरंत काट देता। हर एक बेल को मारने से बॉइलिंग बीस्ट ब्लड का समय 10 सेकंड और बढ़ जाता। एकदम परफेक्ट 10 सेकंड का लूप। मैं पूरी तरह से इस रिदम में सेट हो गया। उस कड़े लूप के अंदर अनडाइंग ट्री स्पिरिट की 50,000 की हेल्थ धीरे धीरे नीचे गिरने लगी। 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुए, फिर 5 मिनट। इस लगातार हमले के लिए जितनी ताकत और फोकस की जरूरत थी, ऐसा लगा जैसे 1 सदी बीत गई हो। आखिरकार भाले के आखिरी वार के साथ ही ट्री स्पिरिट का हेल्थ बार पूरी तरह खाली हो गया। वो विशालकाय जड़ों का पूरा सिस्टम एक झटके में टूट गया और राख और धूल के तूफान में बदलकर बिखर गया। गुफा में भरी हर एक बेल उसके साथ ही गायब हो गई। अनडाइंग ट्री स्पिरिट मेरे सामने ढेर हो चुकी थी। सफेद रोशनी की लहरें मेरे अंदर समाने लगीं,
इस खतरनाक बॉस ने मुझे एक ही बार में पूरे 3 लेवल ऊपर पहुंचा दिया। लेकिन मुझे जिस चीज की सबसे ज्यादा परवाह थी वो थी ट्री स्पिरिट की सॉइल फ्लेम ऑफरिंग। मेरे भाले की नोक के चारों तरफ छोटी छोटी चमकती हुई लपटें घूमी और फिर गायब हो गईं। सॉइल फ्लेम ऑफरिंग अनडाइंग ट्री स्पिरिट कामयाब रही। ट्रेट हासिल हुई, लाइट कोर रीजनरेशन रैंक एस। बोनस, हर सेकंड मैक्सिमम हेल्थ का 1% खुद ब खुद ठीक होगा। वाकई एक एस रैंक ट्रेट के लायक। इससे पहले कि चिन खुश भी हो पाता, सिस्टम की वही जानी पहचानी आवाज फिर से गूंज उठी। बधाई हो, आपने दूसरी मंजिल के गार्जियन को हरा दिया है। तीसरी मंजिल पर ट्रांसफर किया जा रहा है। पलक झपकते ही चिन को उस अंधेरी गुफा से बाहर खींच लिया गया और एक खुले दलदल में छोड़ दिया गया। तभी उसके कान में एक और नोटिफिकेशन गूंजा। बधाई हो, आप तीसरी मंजिल पर पहुंचने वाले 5वें अवेकनर हैं। ट्रायल टावर में बचे हुए अवेकनर्स 47। चिन को एक झटका लगा। उसे पता था कि अनडाइंग ट्री स्पिरिट को गिराने वाला वो पहला इंसान नहीं है, लेकिन मंजिल पार करने की ये रफ्तार उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा कम थी। इससे पहले कि वो इस बात को समझ पाता, उसके सामने का वो अंधकारमय गंदा दलदल हिलने लगा और कहीं से 3 इंसानी आकृतियां बाहर निकल आईं। चिन की तरफ एक धीमी लहर जैसी चीख गूंजती हुई आई। स्वैम्प बैंशीज। चिन तुरंत पास के एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गया। एक तेज आवाज का धमाका उसके कान के पास से सन्नाटे को चीरता हुआ निकल गया। अगले ही सेकंड एक मैजिक अटैक हुआ। चिन का चेहरा सख्त हो गया। उन स्वैम्प बैंशीज के सोनिक अटैक्स बहुत बड़े इलाके को घेर रहे थे और ये तीसरी मंजिल एक खुला दलदल थी जहां छिपने की कोई जगह नहीं थी। सिर्फ यही एक बड़ा पत्थर था जो सच में कोई सुरक्षा दे रहा था। एक स्वैम्प बैंशी को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी। उनका फिजिकल डिफेंस कुछ भी नहीं था। असली दिक्कत ये थी कि किसी एक पर हमला करते ही बाकी की 2 तुरंत सोनिक ब्लास्ट दाग देती थीं। ऊपर से इस दलदल की जमीन की वजह से हिलना डुलना भी धीमा हो गया था, जिससे ये फ्लोर आपके सब्र का असली इम्तिहान ले रहा था। चिन को डिजाइनर की चालाकी समझ आ गई और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। उसे बस कुछ वार झेलने थे, यानी डैमेज देने के बदले अपनी थोड़ी सी हेल्थ गंवानी थी। फिर पत्थर के पीछे छिप जाना था और लाइट को रीजनरेशन उसे वापस पूरी तरह ठीक कर देगा और फिर से हमला। सीधा सा खेल था। तीसरी मंजिल को पार करना तो बच्चों का खेल था। बिना किसी हिचकिचाहट के चिन एक तूफान की तरह आगे बढ़ा और सबसे पास वाली स्वैम्प बैंशी पर सीधे हमला बोल दिया। बैंशी का खूबसूरत चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया और उसी पल भाला उसके आर पार हो गया। इसके तुरंत बाद चिन पीछे हटा और पत्थर की आड़ में आ गया। वो वहां एक पल भी फालतू नहीं रुका। उसी समय बाकी की 2 बैंशीज के सोनिक ब्लास्ट दोनों तरफ से सीधे उसके सिर पर आ लगे। उसका सिर चकरा गया। उसके शरीर से 2 डैमेज नंबर बाहर निकले, लेकिन 8वें लेवल पर होने की वजह से चिन ने वो दोनों वार झेल लिए और अभी भी उसकी करीब आधी हेल्थ बची हुई थी और उसके उस एक वार ने एक बैंशी की आधी से ज्यादा हेल्थ उड़ा दी थी। पत्थर के पीछे आते ही लाइट कोर रिजनरेशन ने अपना काम शुरू कर दिया। उसकी हेल्थ साफ तौर पर बढ़ती हुई दिखने लगी। अब उसे बस पूरी तरह ठीक होने का इंतजार करना था और फिर यही चीज दोबारा दोहरानी थी। और इस तरह ट्रायल टावर की तीसरी मंजिल पर एक अजीब ही नजारा दिखने लगा। एक नौजवान हाथ में खुरदरा लोहे का भाला थामे जानबूझकर पीछे से सोनिक ब्लास्ट खा रहा था और फिर अचानक बाहर निकलकर आगे बढ़कर एक स्वैम्प बैंशी को भाला घोंपना और फिर तुरंत भागकर पत्थर के पीछे छिप जाना और हेल्थ दोबारा भरने का इंतजार करना। 10 मिनट से ज्यादा का समय बीतने के बाद चिन ने भाले पर टेक लगाते हुए एक लंबी सांस ली। इस तगड़े जुगाड़ की बदौलत वो बिना एक भी बार मरे तीनों बैंशीज को ढेर करने में कामयाब रहा। जैसे ही वो तीनों स्वैम्प बैंशीज धीरे धीरे गायब होने लगीं, उसके कान में वही जानी पहचानी आवाज फिर से गूंजी। सॉइल फ्लेम ऑफरिंग स्वैम्प बैंशी कामयाब रही। स्किल हासिल हुई। टाइड स्टेप रैंक बी। असर, पानी की प्रजातियों की एक जन्मजात तकनीक जो शरीर के चारों तरफ पानी का एक बहाव पैदा कर देती है, जिससे किसी भी तरह के स्लो करने वाले असर से मुक्ति मिल जाती है। पैसिव बोनस, मूवमेंट स्पीड 15% बढ़ जाएगी। बधाई हो, आपने तीसरी मंजिल के गार्जियन को हरा दिया है। चौथी मंजिल पर ट्रांसफर किया जा रहा है। इसके तुरंत बाद एक नया मैसेज आया। इस मंजिल पर सभी गार्जियन मॉन्स्टर्स को मारना जरूरी नहीं है। अगली मंजिल पर जाने के लिए बस बीच में बने टेलीपोर्टेशन सर्कल तक जिंदा पहुंचें। गार्जियन मॉन्स्टर्स को मारना जरूरी नहीं है। चिन को तुरंत दाल में कुछ काला लगा। पहली 3 मंजिलों ने जो रंग दिखाए थे, उसके बाद उसे पूरा यकीन था कि चौथी मंजिल पर कोई न कोई तगड़ा जाल बिछाया गया है। कुछ सेकंड्स बाद चिन चौथी मंजिल पर पहुंचा और सामने का नजारा देखते ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। यहाँ का गार्जियन कोई 1-2 मॉन्स्टर नहीं थे, बल्कि घोस्टफायर स्पाइडर्स का पूरा झुंड था। इस किस्म के मॉन्स्टर को देखकर ही किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। इनकी खौफनाक शक्ल देखकर ही 10 में से 9 लड़कियां तो वहीं पर क्विट कर दें। जालों के ऊपर जाले बिछने की वजह से पूरा फ्लोर एक तरह से मौत का जाल बन चुका था। लो कर लो बात। चिन ऊपर से गिरते जालों के बीच से पागलों की तरह दौड़ने लगा और हर तरफ से आ रहे मकड़ी के धागों से बचने लगा। टाइड स्टेप एक्टिवेट। चिन ने तुरंत अपनी नई मिली स्किल चालू की। पलक झपकते ही
उसके पैरों के चारों तरफ पानी का एक बहाव लिपट गया। उसे अपने हर कदम में एक गजब का हल्कापन महसूस हुआ, और जब उसने दोबारा उन फैले हुए जालों पर पैर रखा तो उनकी वो चिपचिपाहट और रुकावट पूरी तरह गायब हो चुकी थी। वो उस मंजिल के सेंटर की तरफ भागा, लेकिन स्किल के बूस्ट के बाद भी वो उस पूरे झुंड के हर हमले से पूरी तरह नहीं बच पा रहा था। उसके कंधे पर एक तेज डंक लगा। स्टेटस: घोस्ट फायर वेनम का असर हुआ। अगले ही सेकंड उसके सिर के ऊपर पॉइजन और बर्न दोनों डैमेज टिक टिक करके दिखने लगे। अकेले अकेले ये नंबर बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन ये तो घोस्ट फायर वेनम का सिर्फ पहला स्टैक था। अगर कुछ और मकड़ियों ने काट लिया और वेनम के 3-4 स्टैक जमा हो गए तो वो भारी मुसीबत में पड़ जाएगा। चिन के शरीर की हर नस तन गई। वो बिना हिचकिचाए सीधे टेलीपोर्टेशन सर्कल की तरफ लपका, लेकिन बिल्कुल आखिरी मोड़ पर जैसे ही उसका पैर सर्कल के अंदर पड़ने वाला था, उसने खुद को जबरदस्ती रोका। उसके दोनों पैर सर्कल के किनारे पर ही ठिठक गए। उसने पीछे मुड़कर अपनी तरफ बढ़ते उस घोस्ट फायर स्पाइडर्स के झुंड को देखा, और उसके दिमाग में एक बात आई, एक लालच और लापरवाही से भरा ख्याल। चिन ने अचानक अपना भाला उठाया और अपनी तरफ बढ़ती उन घोस्ट फायर स्पाइडर्स पर पूरी ताकत से दे मारा। इनकी हेल्थ दूसरी मंजिल की बेलों से भी कम थी, मुश्किल से 10-10 पॉइंट्स। एक ही हिट में उन सब का काम तमाम हो रहा था। समय हाथ से निकलता जा रहा था। चिन ने अपना गिरता हुआ हेल्थ बार देखा और आंखें सिकोड़ लीं। उसका भाला एकदम ठंडे दिमाग से पूरी सटीकता के साथ तेज और साफ वार कर रहा था, और उसकी तरफ बढ़ने वाली हर भारी घोस्ट फायर स्पाइडर के टुकड़े कर रहा था। ये चिन आखिर कर क्या रहा है? मिस टोंग, जो अकेली उसकी लाइव फीड देख रही थी, एकदम हैरान रह गई। वो टेलीपोर्टेशन सर्कल तक पहुंच चुका है, फिर भी वो वापस मुड़कर मकड़ियों के झुंड से लड़ रहा है। क्या उसने इस फ्लोर के इंस्ट्रक्शंस नहीं सुने? वो चिंता के मारे परेशान होने लगी। उनकी नजर में चिन जो कर रहा था वो पूरी तरह बेवकूफ़ी थी। ये छोटी छोटी घोस्ट फायर स्पाइडर्स चाहे कितनी ही तादाद में क्यों ना हो, ना के बराबर एक्सपीरियंस देती हैं। इन्हें मारना सीधे सीधे टाइम वेस्ट करना है। क्या चिन को नहीं पता कि फ्लोर पार करने का टाइम ही उसका फाइनल स्कोर तय करेगा? चिन, तुम क्या कर रहे हो? दूसरी तरफ चिन का फोकस इस समय 7वें आसमान पर था। वो हमलों से बचते हुए अपने हेल्थ बार को लगातार नीचे गिरते देख रहा था। आखिरकार जब घोस्ट फायर स्पाइडर्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया तो उसकी हेल्थ खतरे के निशान तक पहुंच गई। सिर्फ 1/4 हेल्थ बची थी। अब मुझे अंदर कदम रखना ही होगा। सोल फ्लेम ऑफरिंग। घोस्ट फायर स्पाइडर। चिन ने भाले की नोक को एक बड़े घेरे में घुमाया और बिल्कुल आखिरी मौके पर अपनी बलि वाली रस्म चालू कर दी। उसी समय उसने अपना पैर पीछे खींचा। उसका एक पैर टेलीपोर्टेशन सर्कल के अंदर पड़ चुका था। जैसे ही दुनिया उसके चारों तरफ घूमने और बदलने लगी, वो आवाज आखिरकार चिन के कानों में गूंजी जिसका वो कब से इंतजार कर रहा था। ट्रेड स्किल हासिल हुई। घोस्ट फायर वेनम, रैंक लेवल 1। असर: लावे और जहरीली गैसों से पैदा हुई घोस्ट फायर स्पाइडर प्रजाति का एक अनोखा जहर। छूते ही ये टारगेट को घोस्ट फायर से जला देता है, जिससे उसे लगातार डैमेज मिलता है और उसका डिफेंस कम हो जाता है। ये घातक जहर लगातार डैमेज देने के साथ साथ टारगेट की हीलिंग को भी रोक देता है। इन शब्दों ने चिन के दिमाग में एक अलग ही जोश भर दिया। सच है, किस्मत भी बहादुरों का ही साथ देती है। यही वो वजह थी जिसके लिए चिन वापस मुड़ा था। घोस्ट फायर वेनम, एक ऐसी स्किल जो आग और जहर दोनों को एक साथ मिला देती है। ये तो मॉन्स्टर्स का शिकार करने के लिए ही बनी है। क्या गजब की स्किल है। घोस्ट फायर वेनम। चिन मन ही मन मुस्कुराया, लेकिन अभी ये खुशी पूरी तरह थमी भी नहीं थी कि जमीन दोबारा कांपने लगी और 5वीं मंजिल का गार्जियन अपनी एंट्री मार चुका था। एक बहुत बड़ा साया चिन की आंखों के सामने आ गया। पहाड़ जैसी कोई चीज जिसके शरीर के बाल सुइयों के कोट की तरह खड़े थे। घोस्ट क्लॉ बेयर। स्टेटस: वयस्क, लेवल 15, एलीट बॉस, डेंजर लेवल एक्सट्रीम। चिन का चेहरा गंभीर हो गया। ये घोस्ट क्लॉ बेयर अकेले ही पूरी टीम को धूल चटाने के लिए काफी था, और इस मैदान में छिपने की कोई जगह भी नहीं थी। लेकिन मैं इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूँ, और इसकी वजह बिल्कुल साफ थी। घोस्ट क्लॉ बेयर के शरीर पर जो बालों का मोटा कोट था, उसकी वजह से वो आग के सामने कमजोर था, और एक जंगली जानवर होने के नाते वो जहर के सामने भी टिक नहीं सकता था। ट्रायल टावर के बाहर सेरेमनी के मैदान में प्रिंसिपल लिंड गुस्से में लाल चेहरा लिए मेन स्क्रीन को घूर रहे थे, और उनके मुंह से चबा चबा कर शब्द निकल रहे थे। आखिर किस बेवकूफ ने इस साल का ट्रायल टावर डिजाइन किया है? जरा देखो तो इसमें क्या क्या डाल रखा है। शुरुआती 2 मंजिलों में ही गोब्लिन्स की फौज और अनडाइंग ट्री स्पिरिट ने लगभग 90% अवेकनर्स का पत्ता साफ कर दिया था। फिर तीसरी मंजिल की स्वैम बैंशीज ने धीरे चलने वाले वॉरियर टाइप के सारे खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। सिर्फ दूर से हमला करने वाली क्लासेस ही चट्टानों के बीच से छिपकर उन तीनों बैंशीज को मारकर बच पाईं। और फिर चौथी मंजिल घोस्ट फायर स्पाइडर के घोंसले के उस डरावने मंजर ने तो खुद प्रिंसिपल लिंड के रोंगटे खड़े कर दिए थे। अब तक लाइव फीड में सिर्फ कुछ गिने चुने टॉप एस रैंक अवेकनर्स और ना के बराबर ए रैंक वाले खिलाड़ी ही बचे हुए दिख रहे थे। कॉइलिंग ड्रैगन मॉन्क बाओ ने अपनी तगड़ी सहन शक्ति के दम पर डैमेज झेला और सीधे बीच में बने टेलीपोर्टेशन सर्कल की तरफ रास्ता बनाते हुए निकल गया। फिर भी जब तक वो वहां पहुंचा, उसकी हेल्थ सिर्फ नाम मात्र की बची थी। फ्रॉस्टब्लेड स्वॉर्ड्समैन मिंग का भी कुछ ऐसा ही हाल था।
उसकी बर्फ वाली ताकत के सामने घोस्ट फायर स्पाइडर्स बिल्कुल सटीक एंटी थे और वो सिर्फ अपनी एस रैंक क्लास की शील्ड के भरोसे खुद को बचाते हुए किसी तरह बच निकला। वो रेंगते हुए टेलीपोर्टेशन सर्कल तक पहुंचा। यान, जो एक शैडो हंटर के रूप में जागी थी, उसने अपनी बचने और छिपकर हमला करने की स्किल्स का इस्तेमाल किया और वो भी किसी तरह सर्कल को पार कर गई, जिससे वो 5वीं मंजिल पर पहुंचने वाली इकलौती लड़की बनी। वहीं दूसरी तरफ रू यान, जिसने अपनी आग की ताकत का इस्तेमाल करके सबसे पहले अनडाइंग ट्री स्पिरिट को मारा था और बाद में फायर स्पेल से स्वैम्प बेंशीज को थकाया था, वो 4थी मंजिल के घोस्ट फायर स्पाइडर के घोंसले में आकर पूरी तरह ढेर हो गई। कम डिफेंस वाली मैज होने के कारण वो कुछ ही कदम चलने के बाद जालों में उलझ गई। मकड़ियों के उस भारी झुंड को देखकर रू यान का चेहरा पीला पड़ गया और उसने तुरंत हाथ खड़े कर दिए। ज्यादातर अवेकनर्स के बाहर होने और सिर्फ कुछ टॉप खिलाड़ियों के बचने के बाद गुस्से से उबल रहे प्रिंसिपल लिंड ने बाओ और मिंग की फीड चालू की जैसे ही उन्होंने 5वीं मंजिल पर कदम रखा और मैदान में जो वयस्क घोस्ट क्लॉ बेयर सामने आया, उसे देखकर हर कोई दोबारा गालियां देने लगा। अरे भाई, इस चीज को ट्रायल टावर में किसने डाल दिया? नए नए अवेकन हुए बच्चों को तो छोड़ो, दिग्गजों की एक पूरी टीम भी इस वयस्क घोस्ट क्लॉ बेयर के सामने जीत की गारंटी नहीं दे सकती। आखिर कौन है वो इंसान जिसने इस साल का ट्रायल टावर डिजाइन किया है? खबर आई है कि ऊपर से किसी बहुत बड़े अधिकारी का आदेश आया था। इसी बीच शंघाई सिटी की एक सीक्रेट फैसिलिटी के अंदर ऑब्जर्वेशन रूम की हर दीवार हाई डेफिनेशन स्क्रीन से पटी पड़ी थी। इस स्क्रीन पर चल रहे इस लगभग पूरे खात्मे को देखते हुए सैंड ने निराशा में एक ठंडी सांस ली। लगता है इस साल का ट्रायल टावर यहीं खत्म हो जाएगा। जियानघाई सिटी का एक भी अवेकनर 5वीं मंजिल को पार नहीं कर पा रहा है। उनके बगल में खड़े डॉक्टर वांग तो जैसे रोने ही वाले थे। अरे तो और क्या होगा, भला ट्रायल टावर में वयस्क घोस्ट क्लॉ बेयर को कौन डालता है? अभी अभी अवेकन हुआ एक एस रैंक खिलाड़ी भी अकेले घोस्ट क्लॉ बेयर से आमने सामने नहीं लड़ सकता। एन ने बस अपने बालों की एक लट को कान के पीछे किया और रूखेपन से बोली, ऐसा है क्या? ये तो हमारी सिर्फ एक बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट है। डॉक्टर वांग की बोलती बंद हो गई। एन ने बिना ध्यान दिए अपने पेन का पिछला हिस्सा चबाया। उसकी आवाज एकदम सपाट थी। बस दुख इस बात का है कि इस साल के अवेकनर्स 5वीं मंजिल भी पार नहीं कर पा रहे हैं। हिडन फ्लोर की तो बात ही छोड़ो, मैंने उस एक खिलाड़ी के लिए जाल बिछाने में इतनी मेहनत की थी, पर लगता है सब बेकार गया। इधर ट्रायल टावर की 5वीं मंजिल पर चिन ने घोस्ट क्लॉ बेयर की उस भारी और कुचल देने वाली मौजूदगी को महसूस किया। वो बिना सोचे समझे अंधाधुंध आगे नहीं बढ़ा। वो घोस्ट क्लॉ बेयर किसी छोटे पहाड़ जैसा बना हुआ था। उसके कड़े बाल किसी मोटे आर्मर की तरह थे। उसकी जंगली आंखें सामने आए घुसपैठिए पर पूरी नफरत से टिकी थीं। यहाँ तक पहुँचने के बाद बिना कोशिश किए हार मान लेना, ये चिन का स्टाइल नहीं था। अपनी इस भारी कद काठी की तरह ही घोस्ट क्लॉ बेयर भी बहुत जोरदार हमला करने वाला, भारी हेल्थ वाला और स्ट्रेंथ टाइप का एक खूंखार मॉन्स्टर था। उसकी मूवमेंट में ताकत तो बहुत थी, पर वो फुर्तीला नहीं था। जीतने के लिए कदमों की तेजी ही सब कुछ थी। टाइट स्टेप एक्टिवेट और चिन की मूवमेंट स्पीड अचानक बहुत बढ़ गई। घोस्ट क्लॉ बेयर ने एक गहरी दहाड़ मारी और हमला कर दिया। उसके हमले का तरीका बेहद सीधा और खौफनाक था। लपकना, दबोचना और दे मारना। वो लपका। घोस्ट क्लॉ बेयर ने अपना पूरा वजन आगे की तरफ झोंक दिया, जैसे कोई शिकारी सीधे शिकार की जान लेने झपटता है। सेकंड एडवांसमेंट से पहले अच्छे से अच्छा डिफेंसिव टैंक खिलाड़ी भी इस वार को झेल नहीं सकता था। चिन अपनी जगह पर डटा रहा और भालू को 3-4 मीटर की दूरी तक आने दिया। फिर उसने पूरी ताकत से साइड में छलांग लगाई और उस जानलेवा वार को चकमा दे दिया। बिना एक पल भी गंवाए वो तुरंत फुर्ती से घूमकर भालू के पीछे पहुंच गया। दबोचना। घोस्ट क्लॉ बेयर का वो लपकना बेकार गया तो उसने तुरंत चिन को एक बेयर हग में जकड़ने के लिए अपने दोनों विशाल हाथ फैलाए। अगर वो हाथ चिन के चारों तरफ बंद हो जाते तो उसका खेल खत्म था, लेकिन चिन पहले ही घूमकर उसकी पीठ के पीछे पहुंच चुका था, जो कि भालू का बिल्कुल ब्लाइंड स्पॉट था। अब चिन की आंखें पैनी हो गई। घोस्ट फायर वेनम एक्टिवेट। भाले की नोक पर जहरीली आग की लपटें घूमने लगी और उसने उसे पूरी ताकत से घोस्ट क्लॉ बेयर की पीठ में घोंप दिया। स्टेटस। टारगेट पर घोस्ट फायर वेनम का असर हुआ। एक साफ वार करते ही चिन तुरंत दूरी बनाने के लिए पीछे कूद गया। उसी पल घोस्ट क्लॉ बेयर ने अपना पूरा वजन पीछे की तरफ गिरा दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और पत्थर का फर्श उस टक्कर से टूट गया। दे मारना। ये चाल देखने में भले ही भद्दी थी, पर इसकी मार जानलेवा थी। उसी समय चिन का लगाया हुआ घोस्ट फायर वेनम अपना रंग दिखाने लगा। भालू की पीठ के वो घने बाल सुलग उठे, जिससे उसे जलने का डैमेज मिलने लगा और साथ ही जहर ने भी अपना काम शुरू कर दिया। आग और जहर के मारे पागल होकर घोस्ट क्लॉ बेयर बिना किसी होश के चिन पर बार बार झपटने लगा और चिन टाइट स्टेप का इस्तेमाल करके उसकी पहुंच से ठीक बाहर नाचता रहा। यहाँ से बस सही मौका ढूंढने की बात थी। घोस्ट फायर वेनम का एक और स्टैक लगाना था, फिर पीछे हटकर उस डैमेज के दम पर भालू को अंदर ही अंदर सुखा देना था। ये बस कुछ ही समय का खेल था। बाव।
जो 5वीं मंजिल पर पहुंच तो गया था, वो एक एस रैंक मीली कॉइलिंग ड्रैगन मॉन्क होने के बाद भी इतना लकी नहीं रहा। जैसे ही बाओ की नज़र घोस्ट क्लॉ बेयर पर पड़ी, वो देखने वाले हर इंसान के सामने रौब झाड़ने के लिए अपना स्टाफ लेकर सीधे अंदर घुस गया। घोस्ट क्लॉ बेयर ने उसे कोई मौका ही नहीं दिया। उस भारी पंजे के सिर्फ एक वार ने बाओ को सफेद रोशनी की चमक के साथ वहीं ढेर कर दिया और वो तुरंत बाहर हो गया। दूसरी तरफ मिंग का हाल भी कुछ खास अच्छा नहीं था। उसने चिन के पीछे पीछे घूमकर 3 साल बिताए थे और उससे जो कुछ सीख सकता था बहुत तसल्ली से सीखा था, और वो बात यहाँ साफ दिख रही थी। वो अंधाधुंध आगे नहीं बढ़ा। वो सावधानी की वजह से वो घोस्ट क्लॉ बेयर के पहले वार से बाल बाल बच जाता है। वो तुरंत भालू के पीछे दौड़ता है और अपनी तलवार भांजने लगता है। भारी भरकम और सुस्त चाल वाले मॉन्स्टर के खिलाफ उसकी पीठ के पीछे पहुंचना ही असली चाबी है। ये बात चिन ने ही उसे पहले कभी बताई थी, लेकिन किस्मत खराब थी कि मिंग सिर्फ ऊपर ऊपर से ही ये बात सीख पाया था। जब भीड़ ने मिंग को बड़ी सफाई से वार बचाते और भालू के पीछे पहुंचते देखा तो सब के सब खुशी से उछल पड़े। ये हुई ना हमारे स्कूल के टॉप टैलेंट वाली बात। इतनी कमाल की फुर्ती और ऊपर से एस रैंक क्लास, ये लड़का सच में 5वीं मंजिल पार कर सकता है। प्रिंसिपल लिंड अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरते हुए बड़ी सी मुस्कान के साथ बोले, आखिरकार हमारे स्कूल ने एक असली हीरा पैदा कर ही दिया। मिंग का फ्यूचर एकदम ब्राइट है। लेकिन मिस टोंग उसी नज़ारे को देखकर अपनी भवें सिकोड़ रही थीं। मिंग अपने हमलों के चक्कर में कुछ ज्यादा ही लालची हो रहा था। उसका डैमेज आउटपुट शानदार था, इसमें कोई शक नहीं, पर घोस्ट क्लॉ बेयर जैसे खुखार बॉस के सामने आप एक ही जगह पर ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते। और जैसा उन्हें डर था ठीक वैसा ही हुआ। मेन स्क्रीन पर घोस्ट क्लॉ बेयर ने एक जोरदार दहाड़ मारी और बिना किसी वार्निंग के सीधे पीछे की तरफ बैठ गया। मिंग, जो अपनी ही धुन में अंधाधुंध हमले कर रहा था, उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। वो बेबसी से उस घोस्ट क्लॉ बेयर को खुद के ऊपर गिरते हुए देखता रहा। मिंग घबरा गया। उसके मुंह से गाली निकलने ही वाली थी कि वो वहीं ढेर हो गया। वो ट्रायल टावर के इतिहास में पहला ऐसा खिलाड़ी बना जो किसी मॉन्स्टर के नीचे दबकर मारा गया था। प्रिंसिपल लिंड की वो बड़ी सी मुस्कान पल भर में गायब हो गई। उन्होंने अपने दांत पीसते हुए कहा, डायरेक्टर जियांग, अब कितने बचे हैं? डायरेक्टर जियांग ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, हमारे स्कूल से अभी भी 2 खिलाड़ी बचे हैं, एक एस रैंक यान और दूसरा चिन। डायरेक्टर जियांग की आंखें यकीन न होने के मारे फटी की फटी रह गईं। प्रिंसिपल लिंड ने बिना ज्यादा ध्यान दिए उतावली में कहा, मेन स्क्रीन पर यान की फीड लगाओ, अभी के अभी। डायरेक्टर जियांग ने 1 सेकंड भी नहीं सोचा और तुरंत स्क्रीन बदल दी। मैं स्क्रीन पर अब यान दिखने लगी। वो हाथ में एक लंबा धनुष थामे खड़ी थी। वो उस पूरे ग्रुप में इकलौती ऐसी एस रैंक अवेकनर थी जिसकी ताकत उसकी फुर्ती और दूर से हमला करने पर टिकी थी। 5वीं मंजिल के उस छोटे से मैदान पर यान बड़ी सटीकता और फुर्ती से गोल गोल घूम रही थी। वो घोस्ट क्लॉ बेयर से एक सुरक्षित और लंबी दूरी बनाकर रख रही थी और उसका धनुष लगातार तीर बरसा रहा था। एक के बाद एक तीर भालू को जाकर लग रहे थे। ये उसकी क्लास की सबसे खास स्किल थी, ब्लड मार्क एरो रेन। यान का बो अटैक भले ही कम था, पर उसका हर एक हिट भालू पर ब्लीडिंग असर डाल रहा था, जिससे घोस्ट क्लॉ बेयर की हेल्थ धीरे धीरे कम हो रही थी। काइट एंड रन, इसे कहते हैं परफेक्ट काइट एंड रन। यान का दूरी बनाकर लड़ने का तरीका सच में लाजवाब था। भीड़ में से उसकी तारीफों के पुल बंधने लगे। हाँ यान, बिल्कुल परफेक्ट। प्रिंसिपल लिंड इस बार कुछ भी फालतू बोलने से बच रहे थे। उन्होंने लाल चेहरे के साथ तालियां बजाना शुरू किया। भीड़ की हर एक नजर यान की फीड पर टिकी थी, यहाँ तक कि मिस टोंग भी यान के कदमों की फुर्ती को ध्यान से देखने लगी। इस रफ्तार से अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुई तो वो सच में घोस्ट क्लॉ बेयर को थका थका कर मार देगी। तभी मिस टोंग ने नीचे चिन की फीड पर नजर डाली और उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चिन एकदम पानी की तरह बहती हुई रफ्तार से घूम रहा था। उसका हर एक वार एकदम सटीक और साफ था। उसके सामने वो घोस्ट क्लॉ बेयर, जो अब पूरी तरह गुस्से से पागल हो चुका था, किसी जोकर जैसा लग रहा था जो उसे छू तक नहीं पा रहा था। पर जिस चीज ने मिस टोंग को असली झटका दिया वो था घोस्ट क्लॉ बेयर का हेल्थ बार। वो लगभग खत्म होने की कगार पर था। ये कैसे मुमकिन था? ये किस लेवल का डैमेज था? वो कितना भी दिमाग दौड़ा लें, मिस टोंग को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये खाली स्लेट जैसी क्लास इतने कम समय में इतना भारी डैमेज कैसे दे सकती है। स्कूल के मैदान में लगी मेन स्क्रीन पर सिर्फ यान की फीड दिखाई जा रही थी। उस खुले मैदान में पूरी तरह से अपनी ब्लड मार्क एरो रेन के भरोसे यान ही इकलौती ऐसी थी जो भालू को लगातार डैमेज दे पा रही थी, और उसने उसकी हेल्थ को आधे से भी नीचे ला दिया था। यान सच में हमारे स्कूल की शान है। मुझे पूरा यकीन है कि वो 5वीं मंजिल पार कर लेगी और सबसे ज्यादा स्कोर बनाएगी। प्रिंसिपल लिंड की आंखों में उम्मीद की एक किरण फिर से जाग उठी। लेकिन तभी स्क्रीन पर कुछ गड़बड़ हो गई। घोस्ट क्लॉ बेयर की छाती को निशाना बनाकर मारा गया। एक तीर हवा में रास्ता भटक गया और सीधे जाकर उसके सिर पर लगा।